सभी समन संगी साथियों, बहनों और भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, संघं नमामि। आज के कंसेप्ट में हम ये बताएंगे कि गोल्डन रूल जो हमने बनाए है, ये गोल्डन रूल का बेस क्या है। बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि यहाँ पर कोई 10-15 लोग इकट्ठा आते होंगे, चर्चा करते होंगे और रूल बनाते होंगे और हमको बताते रहते हैं। तो इसका बेस क्या है? ये जो 10 गोल्डन रूल जो हमने बनाए हैं, इसको हमने हाउस से तो पारित कर ही लिया है, लेकिन इसका रेफरेंस क्या है, इसका बेस क्या है, कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो गोल्डन रूल जो हमने बनाए हैं समन संघ के, वी द पीपल के, ये गोल्डन रूल जो है बुद्ध के तरफ से, बुद्ध के समय से चलते आ रहे गोल्डन रूल है। और उन गोल्डन रूल्स को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अप्रूवल दिया है। बार बार अगर हम लोग उनका लिटरेचर पढ़ते हैं तो अलग अलग उनके व्याख्यानों में, अलग अलग उनकी किताबों में से अगर हम उनको देखते हैं तो वी द पीपल समन संघ ने जो 10 गोल्डन रूल बनाए हैं, वो रूल हमारे महान समन संघियों की विरासत है। और ये भी है कि अभी जो हमने 10 गोल्डन रूल बनाए हैं, इसमें से और गोल्डन रूल्स कुछ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो महान समन संघियों ने जो हमको दिशा दी है, उसी को आगे ले जाना है। और इसी के आधार पर ये गोल्डन रूल का निर्माण हो चुका है। तो ये गोल्डन रूल हमको फॉलो करने हैं, जिसके की बल पे हम लोग हमारा समन संघ स्ट्रांग साबित कर पाएंगे और एक स्ट्रांग अच्छे साउंड फुटिंग पर हम उसको खड़ा कर सकेंगे। लेकिन ये समन संघ के जो रूल है, तो ये फॉलो करते हैं हम लोग। ये फॉलो करने के बाद भी किसको हम समन संघी कहेंगे? कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा साथी है, कौन ऐसी बहना है हमारी कि जिसको कि हम कहेंगे कि हाँ, ये असल में समन संघी बन गया है, समन संघी बन गई है। तो इसका पैमाना क्या है? तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने, जब हम त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये मुख्यतः तीन भाग है सुत्त पिटक के, भगवान बुद्ध के प्रवचन के। तो उसमें सुत्त पिटक के 5 भाग है और 5 भागों में एक खुद्दक निकाय जो है 5वां भाग है, एक मध्यम निकाय है, खुद्दक निकाय है, सुत्त निकाय है, ऐसे अंगुत्तर निकाय है। ऐसे 5वें भाग में जो खुद्दक निकाय है, ये खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथ है। तो उन 15 ग्रंथों में खासकर 3 ग्रंथों को बुद्ध साहित्य में ज्यादा माना जाता है। एक है धम्मपद। धम्मपद के करीब 26 चैप्टर्स है, उसको वग्ग कहते हैं। और उन 26 चैप्टर्स में 423 गाथाएं हैं। तो 423 गाथाएं जो भगवान बुद्ध ने समय समय पर बताई है, उसके ऊपर उनका प्रवचन हुआ है। और कुछ गाथाएं भगवान बुद्ध के समय के जो सीनियर मंक्स थे, जैसे सारिपुत्त है, मोगलान है, महाकश्यप है, और ऐसे जो है, ऐसे भिक्खु ने बार बार दिए हुए जो प्रवचन है, उसको हम सुत्त और वग्ग और सुत्त कहते हैं। तो ऐसा सुत्त निपात भी एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है। धम्मपद के बाद बौद्ध साहित्य में सुत्त निपात को बहुत ही बढ़िया ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है। उसके बाद इतिवुत्तक भी है। तो ये इतिवुत्तक के एक निपात में जो हमारे गोल्डन रूल है, उसका उल्लेख भगवान बुद्ध ने किया है। और इतिवुत्तक में भी है, धम्मपद में भी है, सुत्त निपात में भी है, और बहुत सारे साहित्य में ये गोल्डन रूल्स का बिखराव इधर उधर हमको दिखाई देता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो भिक्खु होता है या उपासक होता है, तो कौन समन संगी हो सकता है? तो वो सुत्त निपात में एक निपात में कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये 5-6 धम्म जो है, 5-6 नियम है, इनका अगर पालन करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप कम से कम सोतापन्न अवस्था को तो प्राप्त हो ही जाएंगे। इसका मतलब धम्म के गोल्डन रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आप परिपक्व समन संगी बन सकते हो। और समन संघ के साथियों के जो कार्डिनल रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, उनको पालन करने वाली आप हो सकते हैं। तो संक्षिप्त में बुद्ध ने कहा कि लोभा,
रागा, दोषा, मोहा, ये जो गुण होते हैं हमारे, जो लोभी होता है और अगर कोई इंसान, तो अपने लोभ पर वो कंट्रोल करता है, तो वो समन संघ के रास्ते पर, समन संगी बनने के रास्ते पर वो अग्रसर है। द्वेष से वो विरक्त होता है, द्वेष से वो मुक्त होता है, तो वो इसके ऊपर चलने वाला साथी है, बहन है। अगर वो राग, लोभ, मोह, द्वेष, विचिकित्सा, इन सारी बातों को अगर वो गहराई से चलते, धीरे धीरे चलते चलते अगर इनका आचरण करता है, तो वो समन संगी होता है। ऐसा सुत्त निपात में और इति उत्तक में एकान वग्गों में कहा है। अब इसको बाबा साहब की लैंग्वेज से कैसा लेंगे हम? तो बाबा साहब का एक बहुत ही बढ़िया फेमस कोटेशन है, जिसको जिसको कि मैं अभी कोट करता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन इमिनेंट वन इन दैट वे ही इज ऑलवेज रेडी टू बी ए सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। जो महान इंसान होता है वो प्रसिद्ध इंसान से या सेलिब्रिटी से, या जो बहुत ही प्रसिद्ध है, सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस है, जिसका समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इससे महान इंसान कैसा अलग होता है? तो बाबा साहब कहते हैं कि महान इंसान होने की क्वालिटी होती है कि ही इज ऑलवेज टू बी ए सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी। वो हरदम समाज का सेवक होने के लिए तैयार होता है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि समाज का सेवक बनना, समाज के लिए, समाज की सेवा करने के लिए हरदम तैयार रहना, ऐसा इंसान कोई रातों रात तैयार नहीं होता, तो उसको उस प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि कौन ऐसा समन संगी है या कौन ऐसा मेरा कार्य करता है जो कि हमारा समन संघ का मेंबर बन सकता है, वो परिपक्व समन संगी बन सकता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा इंसान जो समन संगी बन सकता है, ऐसा इंसान जो समाज का सेवक बनने को तैयार होता है, और दिन रात उसके मन में एक ही बात रहती है कि मेरे से समाज का भला कैसे होगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके गुण कौन से होते हैं? तो कहते हैं कि वो कभी ये नहीं सोचता, कभी वो अगर एक आधे प्रोग्राम में जाता है समाज की सेवा करने के लिए, और अगर कोई एक आधा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जैसे समन संघ की एक आधी मीटिंग हम लेते हैं, ऑफलाइन मीटिंग होती है या ऑनलाइन मीटिंग है, जब वहां पर वो जाता है तो ये कभी नहीं सोचता कि मुझे यहाँ पर बुलाया नहीं गया, मुझे निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी गई, तो उसका उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि वो समाज की सेवा करने के लिए अपने आप को उसने कुर्बान किया होता है, वो अपने आप में उसने सरेंडर किया होता है। उसका एक ही होता है, ये तो होता है कि मैं समाज का सेवक कैसे बनूं। तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे बुलाया नहीं गया, इसका मतलब है कि उसमें ये अहंकार नहीं होता कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया तो फिर मैं कैसे जाऊं, तो ये बात वो कभी नहीं सोचता। आगे जाकर बाबा साहब कहते हैं कि सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी होता कैसे है, समाज का सेवक होता कैसे? तो कहते हैं कि एक आध प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो उसको अगर बुलाया नहीं जाता, स्टेज पे बुलाया नहीं जाता, यहाँ पर तो स्टेज ही नहीं होता समन संघ का, तो उसके मन में ये कभी शंका नहीं आती कि यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया और मुझे तो सामने बुलाया नहीं गया। तो उसके मन में कभी राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, कभी उसका अहंकार जागृत नहीं होता कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। फिर बाबा साहब आगे लिखते हैं कि वो ये कभी अपेक्षा नहीं करता कि मुझे यहाँ पर बुलाने के बाद ना मुझे मंच पे बुलाया, ना मुझे माला देकर स्वागत करवाया, ना वो ये सोचता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं किसी संगठन का मुखिया हूँ, और मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, और मेरा नाम माइक से पुकारा नहीं गया। तो बाबा साहब कहते हैं कि वो इसमें कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि वो समाज का सेवक बनने को तैयार होता है। उसने शपथ ली होती है कि मैं हरदम अंत तक, मेरे जीवन के अंत तक मैं समाज की सेवा करने के लिए मुझे अर्पित कर रहा हूं। फिर बाबा साहब कहते हैं कि वो कैसा होता है, तो वो जब किसी ने कुछ मांगा तो वो तत्पर देने के लिए तैयार होता है, और उसके बदले में वो कुछ अपेक्षा नहीं रखता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने 10 पारामिताएं बनाई हुई है, तो 10 पारामिताओं का वो पालन करता है। तो पहली पारामिता है दान की पारामिता है, किसी विहार में काम है, अगर उसके पास कुछ है तो वो दान दे देता है, क्योंकि वो संघ के लिए जाता है। उसका विश्वास होता है संघ में कि संघ को अगर मैं
दान देता हूं या अगर कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता है तो कम से कम मैं मेरा योगदान तो दे ही दूं। मैं दूसरे पर निर्भर नहीं रहूं। मेरे उपस्थित रहने से मैं ये बोझ नहीं बनना चाहता हूं संघ के ऊपर या उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर कि मेरी वजह से मेरे खाने का उनको खर्चा उठाना पड़े, मेरी वजह से उसको पेंडाल का या फिर जो भी प्रोग्राम का, स्टेज का, बैनर का, लाउड स्पीकर का, इसका खर्चा तो उनको मेरी मेरी वजह से देना पड़े। तो वो अपना जो चंदा है वो संघ में देता है, जितना उसका कंट्रीब्यूशन आता है वो देने को हरदम तैयार होता है। और कभी एक आध बार पैसा ज्यादा लग जाता है तो अपने जेब से पैसा निकाल कर देता है। तो कभी ये नहीं कहता कि मैंने इतने इतने पैसे ज्यादा दे दिए तो इसलिए मेरा नाम स्टेज पर से या लाउड स्पीकर से अनाउंस कर दो। तो ये कभी अपेक्षा नहीं रखता कि समन संघ के साथियों ने मुझे वहां पर बुलाना चाहिए। मैंने अगर वहां पर कुछ चंदा दिया है, मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है जो कि जरूरी होता है प्रोग्राम चलाने के लिए, उसके बदले में उसका नाम नहीं लिया गया हो। और बाबा साहब कहते हैं कि जब भी कोई बात अगर संघ उसको अलाउ करता है कि आपको करना है तो ही वो बात करेगा। वो इतना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो राग से, द्वेष से, मोह से ग्रसित नहीं होता। ऐसा अगर कोई कार्य करता है तो बाबा साहब कहते हैं कि वो समाज का सेवक बनने की काबिलियत रखता है, वो उसकी पात्रता को पूर्ण करता है। तो यही जो चीज है जो समन संघ में भगवान बुद्ध ने जो कार्डिनल रूल्स जो बनाए थे, जिसका जिक्र मैंने सुत्त निपात में कहा, जिसका इति उत्तक का मैंने उदाहरण दिया, और जो धम्मपद में जो 423 गाथा है उसमें कई सारी गाथाएं हैं कि कौन भिक्खु ऐसा है या कौन उपासक ऐसा है कि जो संघ का मेंबर बनने के लायक होता है। इन निकषों पर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर वो खरा उतरता है। तो ये जो बातें होती है, ये सारी बातें निचोड़ के रूप में हमने 10 संघ के जो गोल्डन रूल्स बनाए हैं उसमें आते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कोई मेरा वैल्यूएशन क्यों करे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आदमी खुद का ही खुद एनालिसिस कर सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी प्रोग्राम में चला जाता हूं और मुझे मेरा नाम पुकारा नहीं जाता, मुझे बोलने का चांस नहीं दिया जाता, या फिर मुझे सामने बैठने के लिए बोला नहीं जाता, या फिर मैं देरी से एंटर करता हूं किसी प्रोग्राम में तो लोग मुझे हेलो हाय नहीं करते, आपका स्वागत है ऐसा नहीं करते, या फिर वो कहता है कि मैं कहीं कोने में बैठा हुआ होता हूँ तो कोई मुझे देखकर मुझे बुलाता नहीं है, मैं अच्छी बात करता हूँ या बुरी बात करता हूँ तो उसका ये समन संघ के साथी उसमें कोई ना तो बुरा मानते हैं ना तो उसके लिए तालियां बजाते हैं। अगर तालियां नहीं बजाई तो वो निराश नहीं होता है। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर वो आदमी जो बहन है, भाई है, समन संगी है, अपने आप को संघ में ढालता है। और उसके मन में कभी ये बात आती नहीं है, आती भी है तो भी वो सोचता है ये समन संघ में जब तक मैं समर्पित नहीं कर लूं, अगर मुझ में कुछ बुराइयां है तो वो खुद को एनालिसिस करता है। जैसे कि अगर मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, कंसेप्ट देते वक्त अगर मैं कोई एक आध शब्द बुरा बोल देता हूं या किसी समन संघ के साथियों को गलत लगता है और किसी ने वो नोटिस नहीं किया होता है, लेकिन जब मैं खुद का एनालिसिस करता हूं कि जब मैं कंसेप्ट देता हूं तो अरे मैंने तो ये गलत बात कर दी, ये इतना सेंटेंस जो है वो मैंने कहना नहीं चाहिए था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। ये किसी ने, ठीक है सारे समन संघ साथी ऐसे है कि जो तो अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे ही अपना जो वाक्य बुरा लग गया। तो मैं कोशिश करता हूँ समन संघ के रास्ते में जो चलने वाला और खुद को दिन ब दिन प्योर करने वाला कि मैंने वो बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आज से मैं शपथ लेता हूं कि ऐसी बात मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। मेरे मुंह से जो गलत ही क्यों ना हो, अगर बात निकल गई हो और जो बुरी बात है, संघ के हित के लिए हानिकारक है, तो ऐसी बात मैं खुद ही नहीं करूंगा। ऐसा जो समन संघ का साथी हो खुद को एनालिसिस करता है। तो बुद्ध कहते हैं कि 2 प्रकार की चीजें हैं कि समन संघ में खुद को दुरुस्त कैसे किया जाता है। एक तो जब भी कभी समन संघ के जो नेटवर्क कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि आपने जो उस दिन का जो समन संघ का जो कंसेप्ट दिया था, या आपको जो समन संघ के जो गोल्डन रूल्स है उसमें रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे आपको बात करने को बोला था,
लेकिन आपने जो ये मुद्दा जो है ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो ये लोग मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, आप में से उपस्थित हो चुके जितने भी साथी है वो बता सकते हैं कि आपने जो गोल्डन रूल का जो ये वाक्य किया बताया, ये गोल्डन रूल के बेसिक फॉर्मेट में नहीं बैठता, तो आपको ये दुरुस्त करना है। और अगर कोई साथी मेरी गलती अगर निकालता है तो मैंने उसको मेरी दुरुस्त करने का एक मामला लेकर मैंने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई साथी अगर मेरी गलती कर निकाल रहा है तो मेरा ईगो जागृत हो जाए, आप कौन होते हो मेरी गलती निकालने वाले। ऐसा समन संघ का साथी कभी भी नहीं सोचता है। अगर वो सोचता है लेकिन वो खुद दुरुस्त करने के लिए तैयार होता है, ऐसा समन संघ का साथी बहन है या भाई है, वो अपने आप को हरदम दुरुस्त करने की कोशिश में लगा रहता है। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो सही समन संघ का साथी है, वो परिपक्वता के मार्ग के ऊपर, उस मार्ग का वो प्रतीक है, उस मार्ग का वो राही है, उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप बुद्ध नहीं बन जाते तब तक आप आपके जितने भी बुरे गुण है, जो राग है, द्वेष है, मोह है, विचिकित्सा है, उद्दुच्च कुकुच्च है, जितने भी बुरे गुण है, आप तब तक पूरे 100% उसमें प्योर नहीं हो जाते हो जब तक आप सारे दुखों पर खुद विजय नहीं पा लेते हो। आप सोतापन्न बन जाते हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो भी आप में कुछ ना कुछ तो भी निगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो भी आप में ऐसे गुण होते हैं कि जिनको आपको दुरुस्त करना होता है। आप सकृदागामी बन जाते हो, आप अनागामी बन जाते हो, और जब आप अरहत बन जाते हो तो आप इन सारी बुरी बातों को छोड़कर आप परिपक्व और प्योर बन जाते हो। आप समन संघ का एक 100% प्योर एक कार्यकर्ता बन जाते हो, आप समन संघी बन जाते हो। तो यही जो गोल्डन रूल्स है, इन गोल्डन रूल्स का हमको दिन ब दिन फॉलो अप करना चाहिए। अगर हम लोग इन गोल्डन रूल्स को खुद के ऊपर डाल ले, खुद उसका गहराई से अगर पालन करें, तो मैं समझता हूं कि हम दिन ब दिन ऐसे परिपक्वता की ओर बनते जाएंगे कि जैसा कि समन संघ का रूल जो है भगवान बुद्ध ने बनाया। हो सकता है कि भगवान बुद्ध ने जो और कोई ये बनाए हैं, कालाम सूत्र के जो रूल्स एक्सपेक्ट करते हैं भगवान बुद्ध, उसके बाद बहुत सारे सूत्र हैं। मंगल सूत्र में 38 प्रकार के जो इंसान के गुण के बारे में भगवान बुद्ध ने चर्चा की है। और बाबा साहब ने भी कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए इसके लिए बहुत बार चर्चाएं की है। यही बात जब ज्योतिबा फुले के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ते थे, उनके वक्त भी कुछ उनके बाद से गलत सलत बात निकलती थी, तब ज्योतिबा फुले भी बनते थे। कोई बात नहीं, आपने ये बात कही है, कोई बात नहीं है, अगले वक्त आप कोशिश करना कि ऐसी बुरी बात आपको दोहरानी नहीं है। तो यही जो बेसिक रूल्स है, इन बेसिक रूल्स को जैसे दिन ब दिन हम लोग अपनाते जाएंगे तो हम लोग प्यूरिटी की ओर चलने वाले समन संघ के साथी होंगे। यही जो रूल्स है इसीलिए हमको फॉलो करने हैं। और जैसे जैसे हम रूल फॉलो करने वाले लोग होते जाएंगे, अगर कोई साथी मेरा दोष निकालता है और उस दोष को मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूं, तो मेरी उसके साथ मित्रता भावना रहती है, मैत्री की भावना रहती है, और मैं उसके साथ करुणा के व्यवहार से ही उसके साथ बर्ताव करता हूं। तो ऐसे अगर हम दिन ब दिन करते जाएंगे तो हमारे बीच में से जितने भी साथी जुड़े हैं लेकिन परिपक्व नहीं है, उनमें कुछ बुराइयां छोटी मोटी हो सकती है, तो वो भी समझ जाएंगे कि इन बातों का फॉलो अप मुझे करना है। और ये दिन ब दिन अगर हम करते जाएंगे तो आने वाले समय में हमारे संगम संघ से निराश होकर बाहर जाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती जाएंगी, क्योंकि वो भी ये सोचेंगे यहाँ पर आने के बाद जो 10 गोल्डन रूल है उसका पालन मुझे करना है। अगर मैं इसका पालन नहीं करता हूँ और अगले वाले की सिर्फ मैं बुराई निकालता हूँ, अगले वाले की सिर्फ मैं गलतियां निकालता हूँ, तो मैं खुद अच्छा समन संघ का साथी या समन संघ का मेंबर बनने के लायक नहीं हूँ। तो मैं अपने आप को हर दिन ब दिन अच्छा बनने के लिए कोशिश करता जाऊंगा। यही जो गोल्डन रूल का जो बेसिक जो निचोड़ है, जिसका हमको दिन ब दिन पालन करना है। अब इसकी परीक्षा आती कहाँ पर है, हम ऑनलाइन मीटिंग में तो कर लेते हैं, जैसे सामने नहीं होते हम लोग, लेकिन जब हम ऑफलाइन मीटिंगों में जब एक दूसरे के सामने आते हैं तब हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी पहचान सकते हैं कि पिछले 6 महीने से, पिछले 2 महीने से, पिछले 1 महीने से, पिछले 15 दिन से ये जो साथी है जो ऑनलाइन मीटिंग में आया करता था, आज मैं उसको
ऑफलाइन मीटिंग में प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, तो इसके बॉडी और माइंड में कितना परिवर्तन आया। तो उसके बॉडी लैंग्वेज से भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छाई है। तो ये पैमाना होता है हमारा ऑफलाइन मीटिंग है। हम लोग एक दूसरे के साथ काफी गहराई से इंटरेक्ट होते हैं और फिर समझ में आते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं। तो इस साथी को मैंने देखा, इसके साथ मैंने व्यवहार किया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें तो बहुत नीति नियम थे, दूसरे का अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा था। ये बहन तो है दूसरे के साथ बात करते वक्त मुझे बहुत ही बढ़िया नजर आई। तो मैं उन लोगों के कुछ गुण जो अच्छे गुण होते हैं उसको मैं आत्मसात कर लेता हूँ। तो इसका ही जो रूल है, ये रूल दिन ब दिन अपने आप को दुरुस्त करने का जो रूल है, यही हमारे समन संघ का गोल्डन रूल है। इसी को हमको ठीक ढंग से पालन करना है। अगर हम लोग इसको ठीक ढंग से पालन करते जाएंगे तो ही हम संघ की शक्ति को, संघे शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा संघे शक्ति का जो प्योरिटी की ओर जाने वाला समन संघ बनेगा, तो इसको ऑब्जर्व करने वाले और समन संघ के साथ साथ संगठन के बहुत सारे लोग होंगे, वो हमको ऑब्जर्व करते होंगे कि ये जब पब्लिक में मिक्स होता है, तो इसको मैं 6 महीने से पहले देखता था, इसका स्वभाव तो ऐसा था, ये मेरे संगठन का मेंबर था, लेकिन आज ये विद पीपल समन संघ से जुड़ा है, तो इसमें बदलाव सा नजर आ रहा है। ऐसे हमारे बॉडी, माइंड, काया, वाचा, मन सा, काया से, वाचा से और मन से यानी विचारों से वो लोग हमको ऑब्जर्व करते जाएंगे और हमारे ऑब्जर्वेशन के बाद उनके मन में भी परिवर्तन आने की संभावना है। क्योंकि हमको लोगों के बीच में क्या करना है, तो हमको जाकर उनको एनालिसिस करके उनके विचार उनके दिमाग से बाहर नहीं निकालना है, हमको हमारा बर्ताव उसके सामने बताना है। हम जब उनके साथ बात करेंगे, हम उसके साथ बिहेव करेंगे, हम उसके साथ बॉडी और माइंड से जैसा इंटरेक्ट करेंगे, उस वक्त वो जब हमको ऑब्जर्व करेगा तो अपने आप वो हमारे साथ जुड़ते जाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही समन संघ भगवान बुद्ध के समय पैदा हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। क्योंकि भिक्खु जब आते थे तो एक दिन में दुरुस्त नहीं होते थे। जब उनके ऐसे केडर कैंप लिए जाते थे, बड़े बड़े शिविर लगते थे, कुछ 5 दिन के, कुछ 10 दिन के, कुछ महीने भर के, कुछ साल भर के भी शिविर लगते थे। तो भगवान बुद्ध हर एक के साथ इंटरेक्शन करके उसके मन में, उनके विचारों में क्या क्या दुरुस्तियां करनी चाहिए, ऐसा उनको गाइड करते थे। और दिन ब दिन वो सीलों का आचरण करते थे, समाधि का आचरण करते थे और वो मन से परिपक्व होते थे। सील, समाधि और प्रज्ञा में वो परिपक्व हो जाते थे। और ऐसा भगवान बुद्ध का संघ जो है दिन ब दिन प्रोग्रेस करता था। इसीलिए अकाली को जो संघ ऐसा बनता था, भगवान बुद्ध का जो सावक संघ है ऐसा होता था कि सारी बुराइयों से परिपूर्ण होकर अच्छाई की तो और बढ़ने वाला समन संघ बनता था। ऐसा ही समन संघ हम लोग आने वाले दिनों में निश्चित खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हमको ऑनलाइन मीटिंगों में और ऑफलाइन मीटिंग्स में एक दूसरों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक दूसरे के ऑब्जर्व करके अच्छे जितने भी गुण है उनको हमको आत्मसात करना पड़ेगा। तो ही हमारा जुड़ने का और जोड़ने का जो कंसेप्ट है ये ठीक ढंग से चलेगा और हमारा समन संघ एक संघे शक्ति के रूप में, संघ की बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। तो अदर लोग हमारे साथ आ सकते हैं, यही संभावना है। इसलिए हमको जुड़ना है, जोड़ना है और खुद को दुरुस्त करना है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, संघं नमामि।